रेखा अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, जो कि उसके ऊपर गुस्से से भड़क रहा था और बोल रहा था कि रेखा, तुमने अभी तक माँ को बीपी की दवाई लाकर क्यों नहीं दी? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उनकी दवाइयों का ध्यान रखा करो। अरे पूरे दिन घर में क्या करती हो जो दवाई लाने का समय नहीं मिला? जल्दी से माँ को फ़ोन दो। अपने पति की बात सुनकर रेखा घबरा जाती है और बोलती है, वो दरअसल मैं घर के कामों में भूल गई थी, लेकिन मैं माँ जी को उनकी दवाई लाकर दे दूंगी और माँ जी तो अभी बाहर गई है। आप चिंता मत कीजिए और मैं उनका ध्यान अच्छे से रख लूंगी। ये बोलकर रेखा फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास मालती जी के कमरे में आई और मालती जी पर चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत अपने बेटे से करने की? अपनी बहू रेखा की रौबदार आवाज़ सुनकर मालती जी घबरा जाती है। तभी रेखा बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आगे से मेरी शिकायत अपने बेटे से की तो देख लेना, आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी या किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा दूंगी, समझी? मालती जी बोली, लेकिन बहू, मैंने तो कुछ नहीं बोला अपने बेटे से। चुप कर बुढ़िया, मुझे क्या पागल समझा है तूने? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मालती जी सुबह जल्दी उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। रेखा अभी भी अपने कमरे में सोई हुई है। थोड़ी देर बाद रेखा गुस्से में चिल्लाती हुई आती है और बोलती है, खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो आपने क्या अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं, जो आपको इतनी भी समझ नहीं है? अगर कोई सोया है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, खुद तो दिन रात सोती रहती है, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम देखने होते हैं। आपके बेटे को तो पैसे कमाकर लाने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी होती है। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता। लग जाती है आंगन में झाड़ू लगाने। उसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभती है कि सुबह सुबह मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता है। फिर सोचिए सारा दिन मेरा कैसा जाता होगा, लेकिन आपको इससे क्या? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मालती जी की बहू रेखा अपनी सासू माँ को शनिवार की सुबह डांट रही थी ताकि वो रविवार की सुबह उसे देर तक सोने दे, क्योंकि रविवार के दिन उसके पति रजत और उसके बेटे जय की भी छुट्टी का दिन होता है। लेकिन मालती जी पुराने जमाने की थी तो उनकी सुबह सुबह उठने की आदत थी। उनका मानना था कि सूर्य उदय के पहले ही घर के आंगन की साफ सफाई हो जानी चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है। लेकिन रेखा इन सब बातों को नहीं मानती थी। उसका मानना था जब जागो तभी सवेरा। इस प्रकार दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। कभी कभी तो उनके झगड़े के बीच रजत भी फंस जाता था, तो वो अपनी पत्नी रेखा को ही डांट फटकार कर चुप करा देता, जो रेखा के बर्दाश्त से बाहर हो जाता। वो बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन फिर मालती जी ही उनके सामने झुक जाती और मामले को शांत कराती। रेखा को लगता है कि रजत ने शादी तो उससे की है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, ना ही उससे प्यार करता है। वो तो केवल अपनी माँ का ही भक्त है। माँ ने जो कह दिया वो बस वही करता। इसलिए वो मालती जी से भी नफरत करने लगी थी। लेकिन रजत अपने घर में मिलजुल कर रहने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। उसके पिता पोस्ट मास्टर थे। रजत जब 5 वर्ष का था तब उसके पिता की टीवी के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी माँ को पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मालती जी के पति की मृत्यु हुई तब मालती जी केवल 24 वर्ष की थी। इसलिए उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी कहा कि वो रजत को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले, ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन मालती जी ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। रजत को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा सोचकर मालती जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया।
बेचारी मालती जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई तो उनकी भाभीियों ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में जहां यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरत का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में मालती जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़े अपने बच्चे का सहारा लेकर वो दिन भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करती, तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चे को एक सफल भविष्य देने में जुटी रहती है। उसी बीच उन्होंने कई लोगों के ताने तो कई लोगों की गालियां भी सुनी। कभी कभी तो मालती जी को दिन भर काम करने के बाद भी रात में भूखा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने बेटे रजत को कभी भूखा पेट नहीं सोने दिया। जब भी रजत उनसे खाने के लिए कहता तो वो कह देती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वो बालक मन का भोला भाला बच्चा उस समय क्या जानता कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो वो सारा समय उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाता कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाया है जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन रेखा को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। रजत चाहता था कि उसकी माँ को सारे जहां की खुशियां और सुख सुविधा मिले, लेकिन रेखा उसके विपरीत सोचती थी। वो अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन रजत के दबाव में आकर मजबूरन उसे अपनी सासू माँ की सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन सिर्फ रजत के घर पर रहने तक। जैसे ही रजत घर से बाहर निकलता, रेखा अपने असली रूप में आ जाती। वो मालती जी से कहती, माँ जी चलिए आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी ही रहेंगी तो आपके शरीर को जंग लग जाएगा, फिर आपसे चलना फिरना भी नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इसके पहले तो आप ये नौकरानियों वाले काम कर ही चुकी है ना, फिर तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। और हाँ खबरदार, जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ भी कहा तो वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में रहता नहीं है। सोचिए फिर आपको खाना कौन देगा। दोनों टाइम खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए, तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। मालती जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रहती। रजत बिजनेस के सिलसिले से कभी एक शहर से दूसरे शहर तो कभी एक देश से दूसरे देश भी जाता रहता था। उसका फायदा रेखा भरपूर उठाने लगी थी और रजत आता तो मालती जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वो पूरी बदल गई है। और वो बात बात पर रजत को ये जताती थी कि वो मालती जी का कितना ध्यान रखती है। मालती जी भी रजत से कुछ नहीं कहती थी, इसलिए रजत भी निश्चित था अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने से। उसे लगता कि उसकी पत्नी तो उसकी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है। एक बार रजत को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, इसलिए उसने विदेश में व्यापार करने की सोची और इस बारे में अपनी माँ और अपनी पत्नी से बात की। रेखा को इस बात का बुरा लगा कि रजत ने अपनी माँ से इस बारे में क्यों बात की। उनको इस बारे में कुछ भी नहीं समझ आता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए थी। अब वो अंदर ही अंदर जल रही थी। अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। रजत ने कुछ रुपए अपनी माँ को दिए और कुछ रुपए अपनी पत्नी को दिए और वो चला गया विदेश व्यापार के सिलसिले में। रजत जैसे ही विदेश गया, रेखा ने मालती जी से ये कहकर उनके पास से रुपए मांग लिए कि उनको क्या काम है इन रुपयों का, लेकिन उसे तो घर चलाना पड़ता है। अब रेखा रजत के विदेश जाते ही मालती जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे अब उनके साथ अच्छे से रहेगी। वो अब उन्हें बहला फुसलाकर घर के सारे काम करवाती और जो बाकी का समय बचता उसमें वो उनसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए कहती, ताकि उनका घर खर्च चलने में आसानी हो सके। और वो अपने घर में रहने का कारण ये बताती
कि वो अपने घर की देखभाल भी कर लेगी और अपने बेटे जय को घर पर ही पढ़ा लेगी, ताकि जय को भी पता ना चले कि उसकी दादी कहाँ जाती है। अब रेखा मालती जी को दूसरी सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली रीना रहती है, वहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के काम के लिए लगा देती है। और जैसे ही महीना पूरा होता है, रेखा पूरा पैसा ले लेती, मालती जी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती। फिर भी मालती जी खुश थी कि उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। लेकिन तब तक रजत का कारोबार अच्छा चल पड़ा था, उसे मुनाफा हो रहा था। लेकिन रेखा लालच में आकर ये बात मालती जी को नहीं बताती और रोज ही काम पर भेज देती। जब रजत विदेश से घर वापस आ गया, तब भी रेखा रजत को समय पर खिला पिलाकर काम के सिलसिले से बाहर भेज ही देती थी, ताकि वो मालती जी को काम पर सही समय में भेज सके। लेकिन रजत एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके लिए सिल्क की साड़ी लाया हूँ, आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। और वो साड़ी अपनी माँ को दे देता है और रेखा के लिए कुछ नहीं लाया, क्योंकि 2 दिन पहले ही रजत ने रेखा की पसंद की साड़ी उसे भी ला कर दी थी। मालती जी के लिए सिल्क की साड़ी देखकर रेखा का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मन ही मन जल रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन मालती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया? तू पहले अपने कारोबार को अच्छी तरह से जमा ले। तभी रजत मुस्कुराकर बोला, माँ, आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश से वापस आया हूँ, तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है। क्यों माँ, आपको रेखा ने नहीं बताया क्या? मालती जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे के इस प्रश्न का क्या जवाब दे, क्योंकि बहू तो उन्हें अभी रोज यही कहकर दूसरों के घर में काम करने भेजती है कि उनके बेटे को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हमारी मदद से उसकी भरपाई हो सके। मालती जी ने सोचा, अगर मैं बेटे को सब सच बताती हूँ तो घर में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी रेखा ने आकर बात को संभाल लिया और कहा, बताया था ना, है ना माँ जी, अब माँ जी की उम्र हो चली है रजत, इसलिए माँ जी कभी कभी भूल जाती है ना माँ जी? मालती जी उस समय सब समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मालती जी भी उसी समय अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन बहू ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि रेखा कई बार मालती जी को ये धमकी दे चुकी थी कि अगर वो अपने बेटे को उसकी शिकायत करेगी तो वो जय को लेकर अपने मायके चली जाएगी, फिर रहना दोनों माँ बेटे, अपने बेटे का घर ना टूटे। बस इसी कारण मालती जी शांत रह जाती। मालती जी के दोबारा कुछ भी ना बताने पर रजत को लगा सब ठीक ही है, इसलिए वो फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। रजत के जाने के बाद मालती जी ने रेखा से कहा, बहू, अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा है और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं, इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मालती जी के मना करने पर रजनी उन पर नाराज होते हुए बोली, आय हाय माँ जी, ये आप क्या कह रही है? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, सारी सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? कम से कम महीना पूरे होने तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। जब मालती जी ने कहा, क्या होगा बहू, इतना ही ना कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मुझसे अब ये सारे काम नहीं होते, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत ही मजबूरी में जा रही थी। बहू रेखा ने जब देखा कि बुढ़िया अब ऐसे नहीं मानने वाली है, तो उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई तो मैं अपने बेटे जय को लेकर आज के आज यहाँ से चली जाऊंगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। मालती जी मजबूरन फिर से दूसरों के घरों में काम करने चली गई, लेकिन वापस नहीं आ पाई। वहीं रास्ते में ही बेहोश हो गई। किसी ने उन्हें रास्ते में बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सिर में चोट लगने की वजह से मालती जी की यादाश्त चली गई,
इसलिए उनके होश में आने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बता पाई। मालती जी को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखा गया, फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन मालती जी के लिए सवाल ये था कि वे जाए कहाँ, क्योंकि ना उन्हें अपना नाम याद था और ना ही अपने परिवार वालों के बारे में याद था। 1-2 दिन तक तो उसी अस्पताल के बरामदे में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब मालती जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर रजत रेखा से अपनी माँ के बारे में पूछता तो वो यही कहती, मुझे नहीं मालूम। रजत माँ जी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से कहाँ गई मुझे नहीं पता। रजत ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन रेखा अपनी सहेली रीना को बार बार फ़ोन करके पूछती है कि तुम्हारे घर मैंने माँ जी को भेजा था, वहाँ से कहाँ गई। लेकिन रीना का एक ही जवाब होता कि वो 20 तारीख को काम करके गई है, तब से वापस आई ही नहीं। यहाँ से कहाँ गई वो तो मुझे भी नहीं मालूम। इधर मालती जी को कोई दया करके कुछ दे देता तो उसे खा लेती या कभी पानी पीकर ही सो जाती, लेकिन कभी कभी तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता था। एक दिन रजत ने रेखा से कहा कि वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए निकला था। उसने रेखा से झूठ बोला कि वो बिजनेस के सिलसिले से जा रहा है। उसने माँ को ढूंढने में दिन रात लगा दिया। रेखा मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो ठीक ही है कि रजत भी मान गया कि माँ जी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और बुढ़िया सही समय पर गायब हो गई ताकि मुझे बुढ़ापे में उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। उधर रजत अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने बैठा था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाकर फटे पुराने हाल में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 5 तो कोई 10 रुपए दे देता। जब उसने रजत के सामने हाथ फैलाया तो रजत को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों की झिड़कियाँ और अपमान सहे थे, लेकिन तब उसे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। रजत उस औरत को पास के ही होटल में ले गया। वहाँ उसे और उसके बेटे को भरपेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दिए ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। वो औरत रजत को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। रजत वहीं बैठा अपनी माँ को याद करके रोए जा रहा था कि एक बुढ़िया रजत की तरफ पीठ किए एक आदमी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खाने के लिए मांग रही थी। उसे बता रही थी कि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कुछ रुपए दे दो। रजत के कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और झटपट खड़ा हुआ और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। वो अम्मा एक हाथ से लकड़ी के सहारे खड़ी थी और एक हाथ को आगे बढ़ाकर लोगों से भीख मांग रही थी। रजत जब उस अम्मा जी को सामने से जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने आओ देखा ना ताओ माँ कहकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि मालती जी ही थी। वो इधर उधर भटकते भटकते वहाँ तक पहुँच गई थी। रजत जैसे ही मालती जी के गले लगा उन्हें सब कुछ याद आ गया, क्योंकि माँ की ममता इतनी प्रबल होती है कि वो अपने बच्चे के स्पर्श से ही यमराज से भी लड़कर वापस आ जाए। तो उनकी तो सिर्फ यादाश्त ही गई थी। मालती जी ने भी अपने बेटे को गले लगाकर उसकी पीठ पर अपने स्नेह भरा हाथ फेरकर खूब रोई। माँ बेटे का प्यार देखकर वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ खड़े अधिकांश लोगों की आंखें नम हो गई थी माँ बेटे का प्यार देखकर। तब मालती जी ने रजत से पूछा, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है ये तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू और तुम्हारी चाल तो नहीं है मुझे ढूंढकर वापस घर ले जाकर
फिर से किसी के घर नौकरानी बनाकर काम पर भेजने की। बेटा, अगर ऐसा है तो चले जाओ अभी की अभी यहाँ से। मैं सड़क पर ही भीख मांगकर जी लूँगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रजत आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहाँ पहले भरपेट खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बात बताइए कि आखिर रेखा ने आपके साथ क्या किया था। मालती जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहाँ भरपेट खाना खाया और बोली, बेटा सच सच बताना, क्या सच में तुझे पता नहीं कि मेरे साथ रेखा ने क्या किया? रजत रोता हुआ बोला, माँ सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि आपके साथ रेखा ने क्या किया है। तब मालती जी ने रजत को वो सारी बात बता दी जो रेखा ने उसके साथ किया था। अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रजत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मालती जी ने उसे शांत करवाया और कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। रजत ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में ले जाकर एक वृद्धाश्रम में ले गया, जहाँ मालती जी की सहेली रमा जी मिल गई, जो उस वृद्धाश्रम को चलाती थी। रजत ने रमा जी को सारी बातें और अपनी मजबूरी बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। रमा जी बोली, अरे इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा, मालती तो मेरी बहन समान है, वो जितना दिन चाहे रह सकती है। अब रजत अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, वो उदास सा रहने लगा था, अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब घर में आमदनी भी ना के बराबर हो गई थी। रेखा रजत से बार बार सामान लाने के लिए कहती, तो पैसे ना रहने की वजह से रजत घर पर सामान नहीं ला पाता था। अब मजबूरन रेखा को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता था। उसने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया। उसे वहाँ 10,000 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे अजय के स्कूल की फीस, कॉपी, किताब, ड्रेस और भी अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब रेखा अपने शौक पूरे करने के लिए रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं बचते थे। उधर मालती जी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम वृद्धाश्रम की अन्य महिलाओं को सिखाने लग गई। उनके सिले कपड़े वृद्धाश्रम से बाहर जाने लगे। उनके सिले कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्धाश्रम में आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। इसलिए अब टीवी, अखबारों से मालती जी का इंटरव्यू लेने मीडिया के लोग आने लगे। रमा जी के वृद्धाश्रम की चर्चा चारों ओर होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्धाश्रम में डोनेशन देने लगे, ताकि उनके पैसे काम में उपयोग हो सके। मालती जी ने सोचा, जिस तरह मैंने ठंड में ठिठुर कर काम करके अपने दिन बिताए, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर सोल दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान ही होती है। वो ये नहीं जानती कि ये गरीब है या ये अमीर, किसके पास स्वेटर सोल है, किसके पास नहीं। ठंड या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वो तो मनुष्य अपनी सुविधाओं के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने ये विचार अपनी सहेली रमा जी, जो कि उस वृद्धाश्रम की मैनेजर थी, उन्हें बताया, तो उन्हें भी ये विचार बहुत पसंद आया। वे दोनों लग गई हिसाब किताब लगाने में। दोनों ने हिसाब किताब किया तो देखा वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट के बाद भी सिर्फ 50,000 ही बचते हैं। मालती जी निराश हो गई कि इतने कम पैसे से क्या होगा, लेकिन रमा जी को मालूम था उनके वृद्धाश्रम में जितनी भी महिलाएं थी सभी बड़े घरों से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए उन्होंने अपना विचार सभी के सामने रखा तो मालती जी के ऐसे नेक विचार के लिए पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज गया। सभी ने बढ़ चढ़कर डोनेशन देने की इच्छा जताई। जो लोग आज तक अपनी बेटे बहू से डर डर कर जीते आए थे,
अब उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करने का साहस मिल गया और इतना धन इकट्ठा हो गया। अब रमा जी और मालती जी के साथ साथ वृद्धाश्रम की सभी महिलाएं थी। उन्होंने उन रुपयों से सबसे महंगे स्वेटर और शॉल का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था स्वेटर शॉल मामूली ऊन के स्वेटर से 8 से 10 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को गर्म करने में काफ़ी मदद करेगा। जब सारे स्वेटर की डिलीवरी हो गई तो रमा जी और मालती जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे इस बात का पता रेखा को भी चला, तो वो भी उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज पे रमा जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बात बताई और कहा, आज हम जो ये पार्टी रख पाए और इतना कुछ कर पाए, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। आज अगर वो न होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और संयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वहां उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। रेखा भी उत्साहित थी कि कौन है वो शख्स, वो भी उसे देखना चाहती थी। लेकिन मालती जी की कार का टायर पंचर होने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और रमा जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर शॉल देने लगती है। तभी मालती भी अपने बेटे रजत के साथ वहां पहुंच जाती है। रेखा उसी समय स्वेटर लेने रमा जी के पास पहुंच जाती है। तभी रमा जी ने कहा, सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने की लाइन में खड़े हैं अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाए। और रेखा जो कि रमा जी के पास स्टेज पर खड़ी थी, रमा जी ने रेखा से कहा, देखिए यही है वो साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है। तो ये आप उन्हें फूलों का हार पहना देगी। रेखा का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और मालती जी को अपनी नजरें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। रेखा के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रेखा उसी समय मालती के पैरों में गिरकर रोती हुई माफ़ी मांगने लगी। तभी मालती जी ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है बराबर खाना पीना न मिलने की वजह से आप कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नजर आ रही हैं। रमा जी, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और शॉल दे दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें हफ्ते भर धोने का टाइम मिलता भी होगा या नहीं। 2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी ना। मालती जी की एक एक बातें रेखा को तीर की तरह चुभ रही थी। वो नीचे सिर झुकाए चुपचाप मालती जी की बातें सुन रही और वहां से स्वेटर लिए बिना ही जाने लगी कि तभी मालती जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं। यहाँ स्वेटर की कोई कमी नहीं है, आपके लिए तो 2-2 स्वेटर शॉल का ऑफर है और आप बिना स्वेटर शॉल के ही जा रही थी। क्या बात है? और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो जरूर खाकर जाइएगा। यहाँ भरपूर भंडारा लगा है, यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। रेखा ने 2-2 स्वेटर शॉल पकड़े और चुपचाप अपने घर चली गई। उसने सारी बात फोन करके अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धाश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना, घर चलने के लिए मत कहना। तब रेखा अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप कह रही हैं सास से बस पैसों की मदद मांगना। आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हैं। और एक रजत की माँ है, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। देखो, उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि रजत को सारी सच्चाई पता भी चल गई,
लेकिन ना ही उसने मुझे मारा पीटा, ना ही मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वो वृद्धाश्रम जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना, कल भी माँ जी उसके साथ आई थी, अपने बेटे रजत के साथ। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। वो दूसरे दिन ही वृद्धाश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। रजत भी वहीं पर था। उसने रजत से भी माफ़ी मांगी, लेकिन रजत बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना, अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ। लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धाश्रम चला आया। क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया, तो कल तो हमारी भी बहू आएगी, अगर वो भी ऐसा ही करेगी। तो इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बातें सुनकर रेखा को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर रोती हुई मालती जी के पास जाती, तो कभी रमा जी के पास जाती, तो कभी रजत के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर मालती जी को कुछ देर बाद दया आ गई, तो उन्होंने कहा, देखो, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम हो या मैं। इसलिए आज से और अभी से ही सुधर जाओ। अब तुम किसी को भी तकलीफ नहीं देना और अब घर जाओ। मैं रजत को समझाकर घर भेज दूंगी। मेरा पोता जय घर पर अकेला होगा। मालती जी की बातें सुनकर रेखा खुश हो गई और वो अपने घर चली गई। लेकिन रजत अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन मालती जी ने उसे बहुत समझाया कि वो अपनी अंतिम सांसें वृद्धाश्रम में ही लेना चाहती है। तब वो अपने घर गया, लेकिन वो हर तीज त्योहार में अपनी माँ से मिलने जरूर वृद्धाश्रम जाता था और वहाँ जितनी भी वृद्ध माँ थी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाता। अब रेखा का व्यवहार भी बदल गया था। वो भी अपने पति के साथ वृद्धाश्रम जाती और अपनी सासू माँ की सेवा किया करती थी। प्रिय दोस्तों, कर्मफल तो मिलकर ही रहता है। जब आदमी गलती करता है और उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन जब बुरा परिणाम मिलता है तो पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता। तो कभी भी बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।